हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो हमने जैसे कहा था कि हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको यूपी पुलिस और रेलवे से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है और आपको बताया था ये 1 तारीख से मिलने लगेगा। और ये यूपी पुलिस और एसएससी असिस्टेंट मतलब एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होगा। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति पूरा जो मैथ्स का अगर आप देखोगे कंसेप्ट तो इसमें संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का क्रम एक पद्धति में लगा होना। इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक जाएंगे। तो अगर हम मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में होती हैं संख्याएं और संख्याएं बनी होती हैं अंकों से। अगर हम अंकों की बात करें तो अंकों की कुल संख्या जो होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10। जो जीरो से लेकर 1 2 3 डॉट 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 9 तक होती है। आप पूरे मैथ्स में अगर बात करें तो इन संख्याओं से अंकों से ही मिलकर आपकी संख्या बनी हुई होती है। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की संख्याओं में प्रकार होते हैं। तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था हम उसकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो हमारा नंबर्स जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। संख्या यानी सब कुछ मिक्स जो हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो सबसे पहली बात, इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं होता है। ये सिर्फ आपका इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होता है। जैसे आपको 12th लेवल का कोई भी एग्जाम देना हो, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी और एनडीए, इस तरह के एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना होता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो एक ही पार्ट है, केवल रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अगर हम इनकी पहचान करेंगे वास्तविक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी पैमाने पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 2 किलो, 2 केजी, तो ये दो जो है वो एक वास्तविक संख्या है और किस पैमाने पर है? केजी। 2 किलोमीटर, 2 किमी, 5 ग्राम, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या है। जैसे 1/2 केजी, 0.5 केजी, इस तरह की ऐसी संख्याएं जो किसी भी वास्तविक संख्या से रिलेट करती हैं उसे रियल नंबर कहते हैं और जिसे हम पैमाने पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी पैमाने पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे इसे हम प्रदर्शित जो करते हैं वो आयोटा, आई से डिफाइन करते हैं और जो रूट के अंदर -1 होता है, रूट के अंदर -1। अब देखो किन्हीं भी आप दो संख्याओं का नेगेटिव का गुणा करना, जैसे -2 गुणा -2, और जब इसका गुणा करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4। और अगर मुझे इसका रूट लेना है तो आप चाहे कैसी भी कंडीशन में लेकर आना, ये पॉजिटिव रूट ही आएगा। कैसा रूट आएगा? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो आयोटा का ये मान दिया हुआ है ये कैसा मान आ रहा है आपका? नेगेटिव का। इसलिए ये काल्पनिक संख्या मानी गई है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो इसमें अगर आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बांटना हो तो वो दो पार्टों में होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसे हम पैमाने पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन रियल नंबर जो होता है वो ऐसा होता है जिसे हम पैमाने पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात, इमेजिनरी नंबर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले आयोटा आई से प्रदर्शित होता है, जिसका मान अंडर रूट -1 होता है। अगर हम आई स्क्वायर की बात करें तो ये -1 होता है। अगर हम आई क्यूब की बात करें तो माइनस का आई होता है। अगर हम I4 की बात करें तो +1 होता है। लेकिन अगर ये किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा तो वो ये होता है x प्लस आई बाई, एक्स प्लस आई बाई। अब देखो यहां से एक आपको नोट मिलता है, कभी भी हम किसी भी इमेजिनरी नंबर के कॉन्जिक्यूटिव यानी संयुग्मी से आपस में गुणा करें तो वह एक वास्तविक संख्या देता है। यानी नोट के तौर पर लिख सकते हो, अगर किसी काल्पनिक संख्या के संयुग्मी से गुणा किया जाए तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा 2 + 3i, ये एक आपकी काल्पनिक संख्या है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, कुछ नहीं, बस ये संख्या प्लस में है तो नेगेटिव में हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन दोनों का अगर मैं आपस में गुणा करूं तो देखो 2 × 2 करने पर 4, इसका गुणा इससे करूंगा तो +6i, इसका गुणा इससे करूंगा तो -6i, अगर मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो -9i²। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4, ये -9, और आई स्क्वायर का मान मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, -1। जब मैं इसका गुणा करूंगा आपस में तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 9 यानी 13, और ये जो 13 निकल कर आ रहा है वो कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो अगर मैं किसी भी संयुग्मी संख्या का आपस में इमेजिनरी संख्या का गुणा करूंगा तो उससे प्राप्त होने वाली संख्या हमारी कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो वास्तविक संख्या के हम बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, देखो वास्तविक संख्याओं को भी दो पार्टों में बांटा गया है। पहला जो है वो डेसिमल नंबर और दूसरा जो है वो इंटीजर नंबर होता है। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। दशमलव संख्या, और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। अब दशमलव संख्या सॉरी, दशमलव संख्या कौन सी होती हैं, तो दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम एक भिन्न में चेंज कर सकते हैं, जैसे 0.25, 0.232323, इस तरह से। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जिन्हें हम नेगेटिव, पॉजिटिव और तथा जीरो के साथ रख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या बताया था मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट थे, दो पार्ट। पहला था रियल नंबर और दूसरा था इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट हैं, एक डेसिमल नंबर और एक इंटीजर नंबर। अब इससे आगे वाली जो है संख्या, उस डेसिमल को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है रेकरिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं और हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। अब देखो, रेकरिंग डेसिमल का दूसरा नाम हम इसे कहते हैं रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या। परमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को, जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग नंबर होता है, उसे कहते हैं अपरमेय संख्या। संख्या। इसे रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। और इसे हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव। अब देखो, आवर्ती दशमलव क्या होता है, अनावर्ती दशमलव क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं। देखो, आवर्ती दशमलव ये होता है जिसे, जैसे पॉइंट के बाद दो, तीन, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट, यानी ऐसा नंबर जो भिन्न में परिवर्तन किया जा सके। जैसे अनावर्ती दशमलव क्या होता है, जिसका पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट ना करे, जैसे दो, चार, पाँच, तीन, एक, दो, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट। ऐसा कोई भी नंबर जो क्या ना करे, पुनरावृत्ति ना करे, उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट, जैसे मैंने बताया कि नॉन रेकरिंग और रेकरिंग डेसिमल का दूसरा नाम हम परमेय संख्या, रेशनल, और अपरमेय संख्या पढ़ते हैं। तो परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक भिन्न के रूप में लिखा जा सके। जैसे P अपॉन Q। कोई भी ऐसी संख्या जो एक भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, जहां P का मान जो होगा, Q का मान, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी P का मान जो होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, वे संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरमेय कहते हैं।
अब आप कैसे पहचानोगे कि किस संख्या को हम भिन्न में परिवर्तन कर सकते हैं और किस संख्या को हम भिन्न में परिवर्तन नहीं कर सकते? तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि भिन्न जो अपरिमेय संख्या है वो सिर्फ 3 प्रकार की होती है। कैसे प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जिसमें से सबसे पहली संख्या जो होती है वो पाई। आपको ध्यान रखना है, पाई का मान भले ही 22/7 है लेकिन वो माना गया है, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो पाई को आप कभी भी भिन्न में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा जो मैंने पढ़ाया है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग संख्या, अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव जो होगा उसे भी आप कभी भी भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा, कोई भी रूट के अंदर संख्या हो, अंडर रूट के अंदर, और उसे हम कभी भी बाहर ना निकाल सकें, किसी भी प्रकार से उसे बाहर ना निकाल सकें, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा जो भी संख्या मिलेंगी वो सभी संख्याएं कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। जैसे समझना, मैंने कहा अंडर रूट 4, मैंने कहा अंडर रूट 8, मैंने कहा अंडर रूट 9, मैंने कहा अंडर रूट 27 क्यूब रूट में, मैंने कहा 0.3, 4, 5, 1, 2, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, मैंने कहा 0.2, मैंने कहा 3, मैंने कहा 0.23 पर बार, मैंने कहा 0.145 5 पर बार। इस तरह से अगर मैंने आपको कोई भी संख्या दी और आपसे कहा कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम परिमेय कह सकते हैं और कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम परिमेय नहीं कह सकते, तो देखो सबसे पहले मैंने परिमेय संख्या के लिए 3 चीजें बताई हैं। पहला, कोई भी अनावर्ती दशमलव हो। दूसरा, कोई पाई फॉर्मेट में दिया हो यानी पाई दिया गया हो। और तीसरा, रूट के कोई भी अंदर हो। तो देख लो, ये 4 जो है वो रूट के अंदर तो है, रूट के अंदर तो है, लेकिन इस 4 का मान हम क्या करते हैं कि 2 गुणा 2, और जब रूट के अंदर कोई भी फैक्टर 2 गुणनखंड में आ जाता है तो उससे 1 बाहर निकल आता है, यानी इस रूट 4 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जैसे ही ये रूट से बाहर आएगा तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इस 8 की बात करूं तो देखो अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2, मैंने कहा 2 तो बाहर आ जाता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई पेयर नहीं है तो ये किस में रहेगा? रूट में ही रहेगा, और जो रूट में रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे इस 9 की बात करता तो रूट के अंदर क्या होता? 3 गुणा 3, और 2 पेयर मिल रहे हैं तो एक बाहर निकल आएगा, यानी ये संख्या भी कैसी है? परिमेय संख्या। देखो यहां पर भी ये क्या है? रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो यहां क्यूब रूट है तो कितने पेयर चाहिए हमें? 3। देखो यहां 2 को हम लिखते नहीं, इसका मतलब होता है यहां 2, यहां जो करनी में दिया होता है उतने पेयर लेने होते हैं, तो यहां 3 है, इसलिए एक 3 बाहर निकल आएगा, और बाहर निकल कर आ जाएगा तो ये भी संख्या कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन देखो इस संख्या को आप फोकस करके देखना, ये एक ऐसी संख्या है जो अनावर्ती दशमलव है, ना तो इसके बाद कोई अंक रिपीट कर रहा है, और ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। और आप जानते हो जैसे 0.3 को अगर हमें चेंज करना है तो 3 और पॉइंट का 1 जितने अंक होते हैं उतनी 0। अब ये तो भिन्न में चेंज हो गया, लेकिन क्या आप इनफाइनाइट तक बता सकते हो कि उस एक के पीछे कितने 0 लिखने होंगे? हम नहीं बता सकते, तो इसलिए ये संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी, हम इसे परिमेय नहीं कह सकते। इसके अलावा देखो 2 को भी हम चेंज कर सकते हैं, 3 को भी चेंज कर सकते हैं, और देखो इसको भी हम बार वाली संख्या को चेंज कर सकते हैं। समझना किस प्रकार से, तो यहां से मैं ये रफ कर रहा हूं। इसका मतलब होता है कि 0.2323 डॉट 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 इनफाइनाइट,
यानी ये बार बार 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता रहेगा। और जब हम इस बार को चेंज करते हैं तो हमें पता है वो संख्या लिखते हैं, और जितनी संख्याओं पर बार होता है उसके लिए 9 9 के लिखते हैं। बस यही सिंपल है। और जैसे ही हम इसे 9 9 में चेंज कर देंगे बटे में 23/99, और ये एक भिन्न हो जाएगी, और जैसे ही भिन्न हो जाएगी तो ये संख्या अभी क्या कहलाएगी? परमेय संख्या। लेकिन इस तरह से अगर आपको कभी भी संख्या दी जाएगी तो देखो, पॉइंट के बाद 1 4 5 जितने पर बार नहीं होता उसे हम घटा देते हैं, तो माइनस का 14 हो जाएगा यहां से। 1 4 5 -1 4 बटे, देखो कितनी संख्याओं पर बार है? एक संख्या पर, तो उसके लिए तो 9, और जिस पर बार नहीं होता उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 0, तो 2 0 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 131 बटे 900। आप जब सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जो हैं उनके बारे में समझ में आया होगा कि डेसिमल 2 नंबर के होंगे, रेकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ही बात है, नॉन रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एक बात है। रेकरिंग डेसिमल जो होंगे उससे हम रेशनल नंबर परमेय संख्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं उसे हम इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद इन संख्याओं को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। जैसे समझना, सबसे पहले आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एक, और इसमें क्या दिया गया है? इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा, दो अपरमेय संख्या, कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या, और इनका योग हमेशा क्या कहा है? अपरमेय कहा है। तो देखो, हमेशा कभी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो परफेक्ट दी गई हो। और इन संख्याओं के बारे में, जैसे मान लो आपने कहा √2 प्लस √3, ये कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या। लेकिन मैंने कहा √2 माइनस √2, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब मुझे आप बता सकते हो कि 0 को क्या हम भिन्न में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/5, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, और ये एक भिन्न के फॉर्मेट में आती है। और जैसे ही भिन्न के फॉर्मेट में आ जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं इसे? एक परमेय संख्या। तो हमेशा जो है वो अपरमेय नहीं होगी, कई बार क्या हो सकती है? वो परमेय संख्या भी हो सकती है। तो समझ में आया होगा, यानी पहला वाला कथन तो उसका गलत हो गया। अब दूसरी बात, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल अपरमेय होना चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करूं तो वह क्या होना चाहिए? अपरमेय संख्या होना चाहिए। ऐसा क्या जरूरी है कि अपरमेय ही होना चाहिए? जैसे अगर आप √2 गुणा √2 करोगे तो क्या मिलेगा? 2। क्या ये अपरमेय प्राप्त हुआ? नहीं। अगर यहां √2 गुणा √3 करोगे तो √6, ये अपरमेय। तो परमेय भी आ सकता है, अपरमेय भी आ सकता है। तो मस्ट वाली कंडीशन, यानी उसने कहा है कि यही होना चाहिए, तो ऐसी चीज नहीं है। ये भी कथन आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कहा है? दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरमेय संख्या हो सकता संख्या होगा। तो कभी भी कोई भी परमेय संख्या का गुणनफल फल करोगे, गुणा करोगे, तो वो अपरमेय नहीं हो सकता परमेय संख्याओं का। तो ये भी बात गलत है। तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो लास्ट में क्या कहा है? दो परमेय संख्याओं का योग अपरमेय हो सकता है। यहां वो पॉसिबिलिटी कह रहा है कि अगर मैं दो अपरमेय संख्याओं का योग करूं तो वो अपरमेय हो सकता है। जैसे पहली वाली कंडीशन दी है, अपरमेय हो सकता है, ये बात सही है। यानी यहां कैन की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी तो है कि अपरमेय हो, तो डेफिनेट नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो यहाँ ये पॉइंट थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन देखो अपरिमेय है नहीं, यहां आपसे पूछा जाएगा अपरिमेय नहीं है। यहां मैं इस ऑप्शन को यहां लिख रहा हूं, ए वाला जो ऑप्शन है, पॉइंट के बाद 2 5 2 5 2 5 डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है, सही करेक्शन कर लो। क्यों? क्योंकि देखो इस संख्या का आवर्ती दशमलव है, रिपीटेशन कर रहा है, तो इसे भी मैं भिन्न में चेंज कर सकता हूं। 22/7 एक भिन्न के फॉर्मेट में दी है, ये भी क्या होगी, नहीं नहीं अपरिमेय पूछ रहा है, सही है, क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट नहीं है। एक मिनट के लिए, आपसे अपरिमेय पूछा है यहां पर। तो देखो ये संख्या परमेय है, यह संख्या परमेय है, ये संख्या भी परमेय होगी, तो ये ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। तो ये वाला जो तीसरा है वो कैसा है, अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दो संख्याओं ए और बी का योग 0 है तो उनका गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कोई भी दो संख्याएं और उनका योग अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो जैसे समझो, सबसे पहली बात, दो संख्याएं मैंने ले ली, जैसे √2 प्लस -√2, इनका योग करूंगा क्या आएगा, 0, क्योंकि यहां से गुणा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो वो क्या आएगा, परमेय। क्या आएगा, परमेय। क्यों? क्योंकि √2 माइनस √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा √2 प्लस √3, ठीक है, फिर मैंने दूसरा कहा कि प्लस √2 माइनस प्लस √3, ये माइनस में है, तो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस हो जाएंगे, तो जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, 0। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करता, तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये माइनस आएगा चिन्ह, 2 गुणा 2 करेंगे 2 आएगा, 2 गुणा 3 करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस के √6 आएगा। ये भी देखो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस का √6। इसका गुणा इससे करूंगा तो माइनस का 9। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 9 और 2 11 माइनस का, और माइनस का √6 और √6 2√6। अब क्या ये संख्या आप कह सकते हो कि परमेय संख्या है? नहीं कह सकते, क्योंकि रूट के अंदर आ रही है। तो पहली बात, गुणनफल परमेय होना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। दूसरा, अपरमेय होना चाहिए, यह भी बात नहीं सही है। दूसरा, गुणनफल परमेय हो सकता है, यह बात सही है, परमेय हो सकता है। नेक्स्ट, गुणनफल परमेय और अपरमेय हो सकता है, तो अब यह बात गलत हो गई, क्योंकि यहां दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, परमेय भी हो सकता है अपरमेय भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है इंटीजर। इंटीजर को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, तो समझना इंटीजर क्या होगा। तो इंटीजर जो है वो दो पार्टों में बढ़ता है, पहला पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, और दूसरा नेगेटिव नंबर। जैसे 1,2,3,4 डॉट 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। इसी प्रकार से -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट, इसे हम कहते हैं नेगेटिव नंबर।
लेकिन इनके बीच में एक संख्या और आती है जो नंबर लाइन पर आपने देखा होगा 0। तो कभी भी इंटीजर के बारे में पूछा जाए तो कुल इंटीजर होते हैं 3, जिसमें पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर ये प्राप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो, आपको कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा, जैसे समझना, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होंगी। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होंगी, तो बात क्या हो जाएगी? सही हो। कैसे? क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर में हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर में हो, और चाहे वो 0 हो, और जो भी नंबर्स हैं उन सभी को ही तो हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये बात सही है। लेकिन अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होंगी? संख्या होंगी, ये आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आपको क्या करना है? तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। कैसे समझना, देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में पहले तो अंतर है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या जो होती है, संख्या वे संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। तो ये जितनी भी संख्या है प्राकृतिक संख्या, वो क्या बन सकती हैं? पूर्ण संख्या बन सकती हैं क्या? नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं होता, लेकिन यहां 0 होता है। लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम इसे पेन डायग्राम से समझें तो वेन डायग्राम से हम किस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला पेयर जो आपका है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब दूसरा पेयर, इसे कहूं मैं पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। तीसरा, जितना भी पूर्ण संख्या है उसे हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या। और जितनी भी पूर्णांक संख्या है उसे हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। तो देखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, और वास्तविक संख्या भी हो सकती है। लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट ही आता है वास्तविक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या के अंदर सभी पार्ट नहीं होता। तो इसलिए हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी चीज है, जैसे पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकती? प्राकृतिक संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन। तो सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। सही बात है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याओं के अंदर होंगी। बात सही है। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी, देखो, रियल नंबर जो होंगे वो दो पार्टों में, परिमेय और अपरिमेय। डेसिमल नंबर, इंटीजर नंबर, दो पार्टों में बांटे थे। डेसिमल नंबर को हमने फिर दो पार्टों में, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसमें ही तो परिमेय और अपरिमेय बताया था। तो सबसे पहले था रियल नंबर,
उसके अंदर था डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के अंदर था परमेय और अपरमेय। तो सभी देखो, सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं अपरमेय नहीं होंगी। जितनी भी अपरमेय संख्या या परमेय संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। नीचे देखो, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो जितनी भी पूर्णांक संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। सही बात है ये भी। सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस बराबर सम है और a b और c पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब मेरी बात ध्यान देना, कभी भी आप कभी भी सम संख्या के बारे में बात करें तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, और सम संख्याएं वे संख्याएं नहीं होती जिन्हें 2 से विभाजित हम नहीं कर सकते। तो मेरी बात ध्यान देना, अगर कोई भी इवन नंबर है और उसे इवन नंबर के साथ जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 प्लस 2 बराबर 4, अगर इसके साथ में एक और 2 जोड़ दूं तो 6, इसके साथ एक और 4 जोड़ दूं तो 10। कभी भी आप इवन संख्याओं को एक साथ जोड़ोगे तो वो जो है वो आपकी इवन संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरी बात, अगर कोई भी दो ऑड संख्याएं आपस में जोड़ोगे तो इवन संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3 और 5 8, 3 और 7 10। कोई भी दो ऑड संख्याएं आप जोड़ो तो वो हमेशा क्या प्राप्त होगी, इवन प्राप्त होगी। लेकिन ऑड और इवन आप अगर जोड़ोगे तो ऑड ही संख्या प्राप्त होगी, कभी भी इवन संख्या प्राप्त नहीं होगी। 2 में 3 में आप रख सकते हो रिलेशन। अब इवन गुणा इवन करोगे तो संख्या इवन प्राप्त होगी, लेकिन ऑड गुणा इवन करोगे तब भी इवन प्राप्त होगी, और ऑड गुणा ऑड करोगे तो संख्या ऑड प्राप्त हो जाएगी। यहां पर मल्टीप्लाई में अलग रहेगा और एडिशन में अलग रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, या तो ए या बी सम होनी चाहिए, या तो ए या बी इनमें से एक संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या। तो पहली बात तो हम ये बात ध्यान देंगे कि इसने कहा है या तो ए या बी, यानी या तो ए हो जाए या बी हो जाए सम संख्या, और तीसरी संख्या में क्या हो जाए, विषम। तो ये पॉसिबिलिटी अभी तक तो नहीं बनेगी। अधिक से अधिक एक संख्या सम संख्या होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आप ले सकते हो तो एक संख्या तो आप इवन ले सकते हो, और उससे ज्यादा इवन संख्या नहीं ले सकते तो फिर आपके पास कैसी संख्या, ऑड संख्या। और आप जानते हो दो ऑड संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो वो इवन बन जाएगा, और इवन के साथ इवन जोड़ोगे तो आपका कथन कैसा आ जाएगा, सम कथन आ जाएगा। तो उसने कहा है बराबर सम प्राप्त होना चाहिए, दूसरा वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसने कहा है कम से कम एक संख्या सम होनी चाहिए। कम से कम का मतलब एक सम होनी चाहिए, दूसरी सम हो जाए तब भी कोई बात नहीं है, और तीसरी सम हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि तीसरी सम होने पर यह सम संख्या बन जाएगी। तो इस कथन को भी हम एक बार के लिए सही कह सकते हैं। लेकिन समझना, अधिक से अधिक दो संख्याएं विषम होनी चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अधिक से अधिक विषम, और तीसरी कैसी होनी चाहिए, सम। तो ये भी बात सही है। तो देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। डेफिनेट जो कंडीशन बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, चौथे वाली। तो हम कह सकते हैं अधिक से अधिक दो संख्या जो है वो विषम होनी चाहिए, तीसरी संख्या सम हो जाएगी तो हमें इवन ही प्राप्त होगा। लेकिन यहां जो कम से कम कह रहा है तो कम से कम मैं एक भी ले सकता हूं, कम से कम मैं दो भी ले सकता हूं, कम से कम मैं तीनों ही। अगर मान लो मैंने ये एक लिया, ये ऑड ऑड ले लिया तो इवन प्राप्त होगी, लेकिन मैंने इसे भी इवन ले लिया और इसे मैंने ऑड ले लिया तो यहाँ ऑड प्राप्त होगी। तो यहाँ मल्टीपल कंडीशन बन जाएंगे, इसलिए ये सही नहीं होगा। और यहाँ अधिक से अधिक एक संख्या सम की बात कर रहा है, तो ये सम ले लिया, ये ऑड ले लिया, तो ये डेफिनेट में भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो दो कथन बन रहे हैं, ये दोनों ही आपके क्या होंगे, सही होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम संख्या से रिलेटेड दिया हुआ है। एन के किस मान के लिए n+1 और n+30 हमेशा सम संख्या होगा। तो n का आप देखो कोई भी आप दो संख्याएं लो, लगातार दो संख्याएं, लगातार दो संख्या, तो उसमें से 100% एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। ये बात आप जानते हो। जैसे 2 3 लगातार है तो एक सम है, 9 10 एक देखो सम है। कोई भी दो लगातार संख्याएं लो तो 100% एक सम होगी। अब यहां मैं कोई सी भी एक संख्या रखूं, जैसे मान लो n का मान मैंने पहले ऑड रखा, कोई भी ऑड, तो ऑड और ऑड मिलकर क्या हो जाएगा, इवन। यहां देखो ये इवन हो गया पहला, और दूसरा हो जाएगा ऑड, क्योंकि 31 और 31। और जब आप इन दोनों को देखोगे और ये मल्टीप्लाई में है तो संख्या कैसी प्राप्त होगी, हमेशा इवन प्राप्त होगी। अगर मैं यहां कोई भी इवन नंबर रखता, जैसे 2 रखता, तो 2 + 1 3 हो जाता, मल्टीप्लाई 2 और 30 32 हो जाता, तो ये इवन प्राप्त हो जाती। यानी मैं सम संख्या विषम संख्या ऑप्शन नहीं लग सकता, क्योंकि सम रखने पर भी हो रहा है, विषम रखने पर भी हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ ये जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जीरो को छोड़कर, तो जीरो के छोड़कर आप कोई सी भी संख्या रख दो, हमेशा क्या आएगा, सम मान ही आएगा। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक, न तो भाज्य न अभाज्य। 0, न तो धनात्मक न ऋणात्मक। यदि P इंटू क्यू सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। दूसरा, √2 एक परमेय संख्या है। उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो पहली बात देखना, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, यानी ना तो दो से ज्यादा ना दो से कम, उन्हें अभाज्य कहते हैं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो दो से अधिक गुणनखंड हो। तो एक जो है वो क्या है, न तो भाज्य न अभाज्य। क्यों, क्योंकि न तो उसके दो गुणनखंड होते हैं न दो से ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये वाला कथन जो है, ये वाली बात तो सही है कि एक न तो भाज्य में आता है न अभाज्य में। अब जीरो की बात करें तो जीरो एक उदासीन संख्या है, ना तो उससे पॉजिटिव पर कोई फर्क पड़ता है ना कोई इससे नेगेटिव पर कोई फर्क पड़ता है। तो ना तो ये पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, ये भी बात उसकी सही है। √2 ये भी बात उसकी सही है कि √2 हमेशा कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन P और Q का गुणनफल अगर सम संख्या है तो P और Q का मान हमेशा सम होगा, ये बात सही नहीं है। जैसे अगर मैं यहां 2 गुणा 3 लेता तो भी ये सम आता कि नहीं आता, 6। लेकिन क्या ये Q का मान जरूरी है कि सम लूं, 2 गुणा 2 लूंगा 4 आएगा, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं ये बात ले लूं तो ये बात सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट